8. मैम माफ करिएगा लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। मोहन ने कहते हुए अपने सामने रखी फाइल को बंद कर दिया। वो तिशा का फोन भी वापस कर चुका था। उसने तिशा को कुछ शक की नजर से देखा और वो आगे बोला, देखिए मैं नहीं जानना चाहता कि आप ये सब क्यों पता करना चाहती हैं। मैं सिर्फ आपसे इसलिए मिलने को तैयार हुआ क्योंकि आपके पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इलीगल इंफॉर्मेशन निकालने में आपकी मदद करूं। मोहन ने ये कहते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। तिशा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चीजें इतनी मुश्किल भी हो सकती थीं, लेकिन तभी अचानक से आ रहा था कि वो अपने सामने बैठी लड़की को कैसे चुप कराए। ठीक है, मैं ये पता करके आपको बता दूंगा, आप चिंता मत करिए। जो इन गन्स की सप्लाई करता है मैं उसे जानता हूँ। उसके पास कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा कि उसने ये गन किसे भेजी थी। आप उस तस्वीर को मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। मोहन के ये कहते ही तिशा ने अपना फोन उठाया और तुरंत मोहन को वो फोटो भेज दी। फिर वो अपनी आंखों को पोंछने लगी। थैंक यू। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मोहन ने इस बात पर हल्की मुस्कान दी और तिशा इतने में खड़े होकर वहां से जाने को तैयार हो गई। मोहन ने भी अपनी मेज पर रखी फाइल को वापस खोल लिया। इस तरह काम से कुछ और जगह जाने के बाद तिशा को घर लौटते लौटते रात हो गई। तिशा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अब देखो मैंने खाना तैयार कर दिया है, तुम जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें भी गरम गरम रोटी परोस दूंगा। राजीव ने ये शब्द बड़े ही प्यार से कहे थे। वो दरवाजा खोलते ही वापस काम पर लग गया था। आयशा के जाने के बाद से राजीव अक्सर कोशिश करता था कि समय मिलने पर वो बच्चों को कुक के हाथ का खाना खिलाने के बजाय अपने हाथ का खाना खिलाए। आज सही मौका मिलने पर राजीव ने खुद पूरा डिनर तैयार किया था। तिशा राजीव को देखते ही कुछ सोचने लगी थी। ये अच्छा मौका है, मुझे अभी से राजीव के करीब आना शुरू करना होगा। ये कहते हुए तिशा ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल लिए और वो मुस्कुराकर राजीव को देखने लगी। जल्दी से हाथ धोकर आने के बाद तिशा भी राजीव के साथ किचन में काम करने लग गई। अरे तिशा, तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा सब बाहर। तुम जाओ, आराम से बैठ जाओ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तुम्हें इतना काम अकेले करने की जरूरत नहीं है, दिखाओ मुझे। ये कहते हुए तिशा ने राजीव के हाथ से प्लेट लेने के लिए उसके हाथ पर हाथ रख दिया। ऐसा करते ही वो अचानक से रुक गई और राजीव की आंखों में देखने लगी। राजीव थोड़ा सरप्राइज था। तिशा ने आज से पहले कभी उसके करीब आने का कदम नहीं उठाया था, लेकिन आज कुछ बदला बदला था। खाना टेबल पर लगाने तक कई बार राजीव और तिशा के हाथ एक साथ टकराए। कभी राजीव मुस्कुराने लगता तो कभी तिशा। राजीव इन सब चीजों को एंजॉय कर रहा था। तिशा भी ऐसा दिखा रही थी जैसे वो खुश थी। खाना सर्व करने के बाद वो दोनों बच्चों के साथ टेबल पर बैठकर खाने लगे। अच्छा प्रिया, आज का दिन कैसा रहा स्कूल का? प्रिया ने अपनी बड़ी आंखों से ऊपर देखा और वो बहुत एक्साइटेड होकर बोली, पापा, आजकल स्कूल में एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस हो रही है। मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया है और टीचर मुझे सबसे आगे खड़ा करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। 3 दिन बाद एनुअल डे है। आप और तिशा मम्मी। प्रिया ये कहते कहते बीच में रुक गई। पहली बार तिशा के लिए उसके मुंह से माँ शब्द निकल गया था। प्रिया भी नहीं जानती थी कि ये कैसे हुआ था। राजीव ने जब ये सुना तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया। हाँ, मैं और मासी अब जरूर देखने आएंगे। प्रिया ने भी जैसे अपनी आंखें झुका ली थीं। तभी ठीक उसी समय तिशा ने राजीव के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और वो बोली, राजीव, बोलने दो ना उसे। प्रिया, तुम मुझे मम्मी बुला सकती हो, आओ इधर। तिशा ने ये कहते हुए प्रिया को अपने करीब बुला लिया। प्रिया अपनी जगह से उठी और उसने तिशा को गले से लगा लिया।
तिशा ने ऋषि को भी अपने पास बुलाकर गले लगा लिया था। राजीव अपनी आंखों के आगे ये हसीन सीन देख रहा था। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर गई, जिसे अपने एक हाथ से तिशा ने पकड़ा हुआ था। लगता है कि तिशा को मुझ पर यकीन होने लगा है। ये एक अच्छा मौका है अपने बच्चों को तिशा जैसी मां देने का। मैं अब सिर्फ अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूं। राजीव सुबह ऑफिस जाने से पहले बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकल रहा था जब तिशा उसके पास आई और कल रात जैसी मुस्कान के साथ बोली, अब राजीव, क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे? मेरी गाड़ी सर्विस पर गई है। राजीव ने मुस्कुराते हुए तिशा को हाँ कह दिया, लेकिन आज राजीव का ध्यान कहीं और था। वो बार बार अपना फोन चेक कर रहा था। कल सुबह को की हुई डील का अभी तक राजीव को कोई जवाब नहीं आया था। वो कल शाम से लगातार अपना फोन बार बार चेक कर रहा था। उस आदमी ने राजीव के पैसे तो ले लिए थे, लेकिन जवाब अभी तक नहीं दिया था। कहाँ मर गया है ये? राजीव ये कहते हुए गाड़ी में बैठ गया। सबको छोड़ने के बाद राजीव बिना समय गवाए अपने ऑफिस पहुंच गया। रास्ते भर उसका फोन उसके हाथ में था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं थी। उस आदमी का फोन भी अब स्विच्ड ऑफ आ रहा था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद राजीव अपने फोन में देखते हुए ऊपर जाने लगा, लेकिन वो इस बात पर ध्यान देना भूल गया कि पार्किंग आज पूरी तरह से खाली थी। राजीव ऊपर रेस्टोरेंट पर पहुंचा तो वो दंग रह गया। उसका रेस्टोरेंट आज पूरा खाली था। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग एक साथ कैसे गायब हो सकते थे। ये देखकर राजीव के सर पर गुस्सा चढ़ गया। एक तो ये आदमी फोन नहीं उठा रहा और दूसरी तरफ ये स्टाफ है जिसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। एक साथ सब कैसे छुट्टी ले सकते हैं? अब ये कौन सी नई मुसीबत है यार? राजीव ये कहते हुए अपने कैबिन की ओर बढ़ने लगा। राजीव ने अभी आरती का नंबर डायल ही किया था कि अचानक उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई। मैंने सबको छुट्टी दी है। राजीव ने जैसे ही ये शब्द सुने, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच था। राजीव को अच्छे से पता था कि ये आवाज किसकी थी। तभी उसकी आंखों के आगे अचानक से एक फ्लैशबैक गुजरने लगा। जिस आदमी को राजीव ने सुबह वो पैसे दिए थे, वो असल में सुनील को मारने के लिए हायर किया गया था। हेलो राजीव, आप चिंता मत करिए, काम पूरा हो जाएगा। उस आदमी का मैं नामो निशान नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी से उतरे उस आदमी ने सुबह सुबह राजीव से कहा था। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि सुनील इतने बड़े किलर के हाथों से कैसे बच गया। तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से साइड हो जाऊंगा? तेरे हर एक कदम पर मेरी नजर है इस समय राजीव। सुनील ने यह कहा और अपने कदम राजीव की तरफ ले लिए। राजीव सुनील की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। वो तुरंत पीछे मुड़ा और बोला, सुनील मैं तेरे पैसे तुझे अभी बस भेजने ही वाला था यार। तू कैसी बात कर रहा है? सुनील सीधे राजीव के कैबिन के अंदर घुसा और जाकर राजीव की कुर्सी में बैठ गया। सुनील के चेहरे पर एक इविल एक्सप्रेशन था। पहले वो राजीव की बात सुनकर अजीब तरह से हंसने लगा। तुझे क्या लगता है बाकियों की तरह मैं भी तेरी इन घिनौनी बातों में आ जाऊंगा? राजीव के हाथों से पसीना छूट रहा था। वो जानता था कि चीजें अब उसके हाथ से निकल चुकी थीं, लेकिन क्योंकि इस समय सुनील के पास ज्यादा पावर थी, राजीव ने बड़ी स्मार्टली एक्ट करना सही समझा। सुनील, देख मैं जानता हूं, ठीक है। 8. मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। मैं कैसे मानूं कि तू मुझे फिर से फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा है? सुनील ये कहकर राजीव को ध्यान से देखने लगा। इन मामलों में सुनील काफी अच्छा था। हालांकि उसने जिंदगी भर एक आम नौकरी की थी और आम लोगों के साथ रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस बात को भी अच्छे से जानता था कि उसके सपने काफी बड़े थे। सुनील राजीव की तरह पैसे कमाना चाहता था। उसने राजीव के पास आने से पहले भी
खुद को कई बार राजीव की जगह पर रख कर देखा था। चाहे राजीव के पीछे कितने भी लोग थे, लेकिन इन सब के बावजूद सुनील राजीव की जिंदगी जीना चाहता था। वो उसकी कुर्सी पर बैठकर महसूस करना चाहता था कि ताकत का इंसान पर कैसा असर होता है। सुनील की चाहतें बड़ी थीं, लेकिन सुनील की सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। इन सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास राजीव जैसा दिमाग नहीं था। हाँ, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? देख, तू भी मेरी सिचुएशन अच्छे से जानता था और मैं भी अच्छे से समझता हूं कि तू यहाँ क्यों आया है। भाई, मेरे बच्चे हैं और मेरे पीछे पुलिस भी पड़ी है। ऐसे में मैं अपने ना तो दुश्मन बढ़ाऊंगा और ना ही तुझे झूठ बोलूंगा। जो है यही है। राजीव ने ये कहकर अपने टेबल के ड्रॉअर में से सिगरेट का डिब्बा निकाल लिया। उसने अपनी जेब से लाइटर निकालते हुए सिगरेट को जलाया और वो डिब्बे को सुनील की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ट्रस्ट मी, ये प्रोजेक्ट फुल प्रूफ है। तू इसका हिस्सा बनेगा तो तू भी मेरी तरह इतने पैसे कमा सकता है। सुनील के मुंह से लार टपक रही थी। पैसे का लालच उसके मन में इस कदर था कि वो उसके आगे पीछे कुछ देखने को तैयार नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए राजीव के हाथ में पकड़े सिगरेट के डिब्बे से एक सिगरेट निकाल ली और वो उसे जलाकर पीने लगा। ये देखते ही राजीव के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपना मुंह मोड़ा और वो खिड़की के बाहर देखने लगा। एक ही पल में राजीव ने सिचुएशन को बदल दिया था। वो सुनील का नेचर अच्छे से जानता था और इस बात का फायदा उठाना राजीव के लिए मुश्किल नहीं था। तिशा घर पर बिना किसी से बात करे बाहर निकल चुकी थी। वो हर कदम आगे तो बढ़ा रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार पीछे जा रही थीं। तिशा के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो कोई चोरी करने वाली हो। तिशा का ध्यान इस बात पर था कि कोई उसे देख ना ले। तिशा घर से निकलने के बाद चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। ड्राइव करते समय भी तिशा का ध्यान बार बार बैक मिरर पर था। वो यही चेक कर रही थी कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा था। अपनी लोकेशन पर पहुंचने के बाद तिशा ने गाड़ी में रखा एक चेक निकाला और वो उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए बाहर रोड पर वॉक करने लगी। तिशा को असल में जहां जाना था, उसने उस जगह से दूर अपनी गाड़ी खड़ी की थी। तिशा किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तभी वो एक रेस्टोरेंट के पास आकर रुक गई। उसने अपने फोन के मैसेज और उस रेस्टोरेंट का नाम मिलाया और वो सीधा अंदर घुस गई। रेस्टोरेंट के अंदर वो सीधे एक खिड़की के पास वाली सीट पर गई और एक आदमी के सामने जाकर बैठ गई। तिशा ने उस आदमी से कुछ नहीं कहा। उन दोनों के आगे पानी का ग्लास रखा हुआ था। तिशा के आते ही उस आदमी ने अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसे तिशा को दे दिया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि एडवाइजर कंपनी का मोहन था, जिससे तिशा उस गन के बारे में पता करने गई थी। तिशा ने उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में पकड़ा। उस डॉक्यूमेंट में बाहर पेन से कैपिटल लेटर्स में सीक्रेट लिखा था। तिशा ने उसे देखते ही अपनी जैकेट के अंदर छुपा लिया, फिर अपने सामने बैठे आदमी को चेक निकाल कर दे दिया। ऐसा करने के ठीक बाद ही तिशा अपनी जगह से उठ गई और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उस आदमी की आवाज आई, तिशा रुको, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तिशा ने जैसे ही ये शब्द सुने, वो अपनी जगह पर रुक गई। वो नहीं जानती थी कि इस मदद के बदले मोहन उससे क्या मांगने वाला था। तिशा ने जब मुड़कर देखा तो मोहन ने उसे उसका चेक लौटा दिया। इस काम के मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, अब मैं चलता हूँ। ये कहते ही मोहन तिशा से पहले उस रेस्टोरेंट से निकल गया। मोहन ने तिशा को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया था। तिशा वहां से निकलकर सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसने और मोहन ने वापस लौटने के लिए एकदम अलग रास्ते चुने थे। गाड़ी में बैठते ही तिशा ने उस डॉक्यूमेंट को खोला। उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक तस्वीर थी और तिशा जानती थी कि ये तस्वीर उस इंसान की थी जिसने वो गन खरीदी थी। पूरी तस्वीर निकालने के बाद जैसे ही तिशा ने उस तस्वीर को देखा,
तो वो चौंक गई। ये तस्वीर राजीव की नहीं थी, बल्कि ये किसी और आदमी की थी। ये कौन है? ये कहते हुए तिशा ने उस तस्वीर को पलट दिया। उसने देखा कि तस्वीर के पीछे मोहन ने उसे एक मैसेज लिखा हुआ था। तिशा ध्यान से उन वर्ड्स को पढ़ने लगी। तुम्हारे कहने पर मैंने उस गन के बारे में हर तरीके की जानकारी निकाली, और जैसा कि मैंने कहा था, ये गन उसी इंसान की है जिसकी तस्वीर तुम देख सकती हो। जितना मुझे पता चला है, उस हिसाब से ये तस्वीर आयशा के बॉयफ्रेंड की थी, और ये आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत पिछले महीने की 27 तारीख को हुई थी। 27? तिशा ने बड़ी हैरानी से उस तारीख को पढ़ा था। ये वही डेट थी जिसके ठीक अगले दिन आयशा की मौत हुई थी। तिशा ने जब ये शब्द पढ़े थे तो उसके होश उड़ चुके थे। तिशा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच कैसे हो सकता था। वो इस बात को मान लेने के लिए तैयार नहीं थी कि उसकी बहन का कोई बॉयफ्रेंड हो सकता था। एक पल के लिए तिशा ये तक सोचने लगी कि ये सब सिर्फ एक झूठ था या फिर मोहन को कोई गलतफहमी हो चुकी थी। लेकिन वो इस बात की सीरियसनेस को समझती थी। वो जानती थी कि इतनी बड़ी गलती मोहन कभी नहीं कर सकता था। तिशा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी दुनिया बदल चुकी थी। वो अपनी बहन पर सवाल उठा रही थी। उसने ये अफेयर वाली बात राजीव के मुंह से एक बार सुनी थी, लेकिन तिशा ने कभी इस बात पर आज से पहले भरोसा नहीं किया था। लेकिन आज उसकी सारी सोच और सच्चाई आयशा को लेकर बदल चुकी थी। अचानक ही तिशा की आंखें भर आईं और एक आंसू फिसलते हुए नीचे गिर गया। तिशा शाम को घर वापस लौटी। जब उसने दरवाजे को खोला तो देखा कि राजीव बच्चों के साथ टीवी देख रहा था। उसने एक तरफ ऋषि को पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ प्रिया भी अपना सर राजीव के कंधे पर रखकर टीवी को देख रही थी। तिशा उन तीनों को साथ में देखकर अपने ही ख्यालों में गुम गई। तिशा को ऐसा लगा जिसे इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी राजीव सही था अपनी जगह। तिशा कहीं ना कहीं अब राजीव की थिंकिंग को सिंपथाइज करने लगी। अचानक ही तिशा को ऐसा लग रहा था जिसे राजीव ने बुरा नहीं, बल्कि राजीव के साथ उसकी बहन ने बहुत बुरा किया था। तिशा ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वो राजीव को स्माइल करने के बाद सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही जैसे तिशा खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। एक तरफ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वहीं दूसरी तरफ बार बार अपनी बहन की कहानी के बारे में सोचकर उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। तिशा कमरे में एक तरफ से दूसरे तरफ चले जा रही थी। वो एक जगह भी शांति से नहीं बैठ पा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन चीट नहीं कर सकती किसी को, अपने पति को तो बिल्कुल नहीं। ये सब सच कैसे? तिशा खुद से ही ये कहते हुए बिस्तर पर बैठ गई। उसने अब अपना सर पकड़ लिया था। तिशा ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी बहन का साथ देते हुए ये सब बातें भी पता चल जाएंगी। नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ? आयशा मेरी बहन थी, मुझे उसका साथ देना ही होगा, फिर चाहे मैं खुद इस अफेयर वाली बात के खिलाफ हूँ। तिशा ने मन ही मन सोचा और वो लंबी सांसें भरने लगी। तिशा अब ये सोचने लगी थी, कहीं आयशा के बॉयफ्रेंड की गन राजीव ने उन दोनों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं की थी। तिशा के मन में अभी भी चीजों के लिए कुछ सवाल थे। फिर अचानक ही कुछ सोचते हुए तिशा अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, मुझे जो करना होगा आज रात के अंदर करना होगा। आज रात ही मुझे राजीव की सच्चाई बाहर लानी होगी, किसी भी हाल में। इस बार राजीव नहीं बच पाएगा। ये कहते हुए तिशा ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो जानती थी कि जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। Eight,
तिशा की नजर घड़ी पर थी। उसे घर लौटे अब काफी घंटे हो गए थे। घड़ी में 12:05 हुए थे। एक आखिरी बार खुद को शीशे में देखने के बाद तिशा अपने कमरे का दरवाजा खोलकर वहां से निकल गई। तिशा के दिमाग में क्या चल रहा था, ये बात कोई नहीं जानता था। वो नंगे पैर चलते हुए सीधा राजीव के कमरे में पहुंच गई। तिशा ने राजीव के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। राजीव बस अपने कमरे की लाइट बंद करने लगा था जब उसने तिशा को कमरे में देखा। राजीव उसे देखते ही चौंक गया। तिशा ने एक बहुत सेक्सी ब्लैक गाउन पहना हुआ था। राजीव की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तिशा इस तरह से उसके कमरे में कभी आएगी। तिशा, तुम यहां क्या कर रही हो? और ये तुमने क्या पहना है? राजीव को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। तिशा सिर्फ उसकी आंखों में देख रही थी। तिशा ने गाउन के ऊपर पहना अपना नेट का श्रग उतार दिया और वो राजीव को अपनी नशीली आंखों से देखने लगी। ऐसा करते हुए तिशा राजीव के बिस्तर की ओर आने लगी। राजीव अपनी जगह पर स्थिर हो गया था। ठीक इसी समय तिशा ने अपने पीछे छुपाई बंदूक निकाल ली और राजीव के सिर पर तान दी। ये तुम क्या कर रही हो तिशा? ये गन कहां से आई तुम्हारे पास? तुम होश में तो हो? तिशा के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल नजर आई। उसने राजीव की आंखों में देखा और कहा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। ये कहते ही तिशा ने उस गन को चला दिया। तभी अचानक तिशा नींद से चिल्लाकर उठी और झटके से अपनी जगह पर बैठ गई। तिशा का चेहरा पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। तिशा ने अपने आप को किसी तरह शांत किया। कितना बुरा सपना था। पता नहीं मैं क्या सोचने लगी हूँ। ये कहते हुए तिशा ने अपने बिस्तर के नीचे हाथ डाला और उसके एक्सप्रेशन पहले से भी ज्यादा सीरियस हो गए। ठीक राजीव की तरह तिशा ने भी बिस्तर के नीचे उस सीक्रेट प्लेस में एक गन को छुपाया हुआ था। तिशा कल रात ही एक गन खरीद कर लाई थी, लेकिन वो इस गन का क्या करने वाली थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। शायद ये अभी तक तिशा भी नहीं जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा था। ठीक उसी समय तिशा को अपने कमरे में किसी के आने का एहसास हुआ और उसने हड़बड़ाते हुए अपना हाथ वहां से हटा दिया। तुम ठीक तो हो ना तिशा? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हारे चीखने की आवाज सुनी। राजीव की आंखें चमक रही थीं। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। वो तिशा के पास आया और उसके चेहरे को देखने लगा। उस बुरे सपने और अंदर के ख्यालों की वजह से तिशा के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसके चेहरे का भी जैसे रंग उतर चुका था। राजीव ने यह देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो उसके माथे को छूकर ये देखने लगा कि कहीं तिशा को बुखार तो नहीं था। तुम्हें बुखार तो है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है। पता है मैं क्या करता हूं तब? क्या? मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और अपनी सबसे खूबसूरत यादों के बारे में सोचता हूं। जैसे कि आज जब मैंने सबको एक साथ खाना खाते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चे खुश थे, अब ऋषि भी बेटर है। राजीव के चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल थी। तिशा हर बार उसकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं खो जाती थी और अब जब से उसे इस बात का पता चला था कि आयशा का अफेयर चल रहा था, वो राजीव को और भी ज्यादा समझने लगी थी। वो मन ही मन खुद से लड़ती थी कि राजीव गलत नहीं था। आखिर उसकी बहन इतने अच्छे आदमी को चीट कैसे कर सकती थी? आखिर शुरू से ही राजीव के पास सब कुछ था। वो मेहनती था और साथ साथ ही अपने बच्चों से भी प्यार करता था। तुम ऐसे क्यों हो? राजीव ये सुनकर तिशा को देखने लगा। वो अब तिशा के बिस्तर के एक कोने में आकर बैठ चुका था। मैं ऐसा क्यों हूं से क्या मतलब है? मेरा मतलब कि तुम ऐसे क्यों हो? अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, काम करते हो, सिंपल हो,
बातों से डिसेंट भी लगते हो। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं पहले तुम्हारे बारे में ये तक सोचने लगी थी कि तुमने मेरी बहन का खून किया है, उसके साथ गलत किया है। तिशा ने जैसे ही ये शब्द कहे, राजीव थोड़ा चौंक गया। वो भी हैरान था तिशा को इस तरह अपने आगे खुलता हुआ देखकर। जब से तिशा आई थी उसने राजीव से काफी कम अच्छे से बर्ताव किया था। राजीव जानता था कि तिशा उसे आधे टाइम सिर्फ शक की निगाहों से देखती थी, लेकिन आज बात अलग थी। कुछ सोचते हुए राजीव ने अपना गला साफ किया और वो तिशा की आंखों में देखकर बात करने लगा। तिशा देखो, मैं नहीं जानता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो या क्या सोचती थी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर एक इंसान के पास अपना परिवार होता है जो उससे प्यार करते हैं तो वो सब कुछ हैंडल कर लेता है, मुश्किल से मुश्किल चीज। लेकिन अगर उस इंसान से उसका परिवार और परिवार का वो प्यार छीन लिया जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं हमेशा एक अच्छा बाप और पति बनकर रहा हूं। मैंने आयशा के लिए भी सब कुछ किया था और फिर भी वो। राजीव ये कहते कहते रुक गया और उसे लगा जैसे अचानक ही उसका गला भारी हो गया हो। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। राजीव की आंखें भर आई थीं। तभी अचानक ही तिशा अपनी जगह से उठी और राजीव के पास आ गई। उसने अगले ही पल राजीव को गले से लगा लिया। राजीव की आंखें भी नम थीं। तिशा के मन में राजीव के लिए नफरत जैसे खत्म होने लगी थी। अब वो राजीव को एक अलग फीलिंग से देख रही थी। राजीव भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने भी तिशा को गले लगा लिया। अगले ही पल वो एक दूसरे को किस करने लगे। आज जिंदगी में इतना कुछ हो जाने के बाद पहली बार राजीव हल्का महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। राजीव और तिशा की रात कब सुबह में बदल गई, उन दोनों को ही इस बात का एहसास नहीं हुआ। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे पूरी दुनिया को भूल चुके थे। अब ना राजीव को किसी बात से फर्क पड़ता था और ना ही तिशा को। अगली सुबह राजीव ने बच्चों को ड्राइवर के साथ स्कूल भेज दिया। चलो तुम दोनों अपना ध्यान रखना, बाय। राजीव प्रिया और ऋषि को स्कूल भेजने के बाद ऊपर कमरे में आ गया। उसने धीरे से अपने कदम कमरे में रखे और टॉवल लेकर वो बाथरूम में नहाने चला गया। राजीव के बिस्तर पर तिशा सो रही थी। उसने अपने बॉडी को ब्लैंकेट से ढका हुआ था। तभी तिशा की आंख खुल गई। वो पलटकर स्माइल करने लगी। उसने अपना हाथ राजीव को छूने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि राजीव वहां नहीं था। राजीव। तिशा ने अपनी नींद भरी आंखें खोल दी। तिशा ये कहते हुए अपनी जगह पर उठी। उसे कमरे में बाथरूम से शावर की आवाज आ रही थी। बाथरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। तिशा स्माइल करते हुए उठी और बिना कुछ पहने हुए राजीव के बाथरूम में घुस गई। राजीव शावर ले रहा था। तिशा ने पीछे से जाकर उसे हग कर लिया। आई जस्ट वॉन्ट टू से राजीव कि कल जो कुछ हुआ मुझे किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरी लाइफ में हो। तिशा की आंखें बंद थीं और वो स्माइल कर रही थी। राजीव के चेहरे पर भी खुशी थी। उसे भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे एक और मौका मिल रहा था अपनी जिंदगी को सुधारने का। और अच्छी बात यह थी कि तिशा आयशा की तरह ही खूबसूरत थी और बच्चों का उससे लगाव भी था। शावर के बाद राजीव थोड़ी देर के लिए काम से बाहर निकल गया। तिशा के होठों पर किस किया और उसे बाय करते हुए वो वहां से चला गया। अपना ख्याल रखना, बाय। तिशा ये कहकर अपने कमरे में लौट आई। राजीव ने अपनी गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि अचानक से राजीव का फोन बजने लगा। राजीव ने कॉल उठाया तो उसके एक्सप्रेशन बदल गए। राजीव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों तले
जमीन किसी ने खींच ली थी। वो बड़ी हैरानी के साथ एक ही सांस में बोला, ये नहीं हो सकता, तिशा कभी ऐसा नहीं कर सकती। ये सच है। आज से 2 दिन पहले तिशा मैम मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे उस गन की जानकारी मांगी थी जो असल में आपकी है। राजीव ने जैसे ही ये शब्द सुने उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तिशा ऐसा कैसे कर सकती थी। कौन बोल रहा है? डरिए मत, मैं ये जानकारी आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपका वेल विशर हूँ। मैं कुछ बुरा नहीं चाहता। राजीव के पास इन बातों का समय नहीं था। वो जानता था कि अगर कोई इंसान उसकी मदद कर रहा था तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर था। राजीव ने फिर से गुस्से में अपनी लाइन को दोहराते हुए कहा, मैंने पूछा कि कौन बोल रहा है। अब तुम्हें जाने बिना मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा क्यों करूं आखिर? राजीव की ये बात सुनते ही फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए एकदम शांति हो गई। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ तो मुझसे आज शाम 6 बजे स्काई ब्लू रेस्टोरेंट में मिलना। मैं आपका वहीं इंतजार करूंगा। ये सुनते ही राजीव ने गुस्से से फोन काट दिया। राजीव के चेहरे पर कुछ देर पहले आई खुशी अब जैसे गायब हो चुकी थी। उसने गुस्से से अपना फोन भी कार की सीट पर पटक दिया था। वो फिर से एक और धोखे से गुजरना नहीं चाहता था। राजीव सोचने लगा था कि अगर ये आदमी सच कह रहा था तो क्या उसे तिशा को लेकर ध्यान से रहने की जरूरत थी। राजीव ने कुछ सोचते हुए अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दिया और वो अपने घर के दरवाजे की ओर देखने लगा। वहीं घर के अंदर तिशा किचन के एक कोने में खड़ी कुछ सामान जला रही थी। वो एक एक तस्वीर को मिटा देना चाहती थी। ये तस्वीरें असल में सबूत थे, जो सबूत इतने दिनों से तिशा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। इन्हीं सबूतों के बीच में आयशा के बॉयफ्रेंड की तस्वीर, गन की तस्वीर और आयशा की मौत से जुड़ी बाकी कुछ चीजें थीं। तिशा के दिमाग में इस समय क्या चल रहा था ये कोई नहीं बता सकता था। वो उन तस्वीरों को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी अचानक से उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई। तिशा? राजीव, जो कि ऑफिस जा रहा था, अचानक ही उसने वापस लौटने का फैसला कर लिया था। तिशा ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राजीव इतनी जल्दी वापस लौट आएगा। उसकी आवाज सुनते ही हड़बड़ाते हुए तिशा ने उन सारी तस्वीरों को डस्टबिन के अंदर डाल दिया। उन्हीं में से एक तस्वीर अभी भी जैसे आधी जल रही थी। किचन में धुआं फैल गया था। तिशा कितना भी कोशिश करती वो ये बात नहीं छुपा सकती थी। ये तुम क्या कर रही थी तिशा? तिशा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी राजीव तिशा के आगे बढ़ते हुए उस डस्टबिन के अंदर देखने लगा। वहां कुछ देखते ही राजीव ने अपना हाथ डस्टबिन में डाला और सबसे ऊपर रखी एक आधी जली हुई तस्वीर को वहां से उठा दिया। राजीव उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। तिशा ने उसके हाथ में पकड़ी तस्वीर को देखा तो उसके भी चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो तस्वीर आयशा की थी। राजीव को ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि तिशा अपनी बहन की तस्वीरों को आखिर क्यों जला रही थी। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने ये तस्वीर क्यों जलाई तिशा? राजीव अभी भी तिशा के साथ आराम से बिहेव कर रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। तिशा ये सुनकर नीचे देखने लगी। फिर उसने दबी हुई आवाज में कहा, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि पुरानी कोई भी मेमोरी हम दोनों के फ्यूचर को परेशान करे। राजीव, आई लाइक यू और मेरा पास्ट से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए सब मिटा रही थी। ये कहते हुए तिशा की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी भरी हुई आंखों से राजीव को देखा। राजीव भी चुप हो गया था। वो अभी भी कंफ्यूज्ड था। एक तरफ तिशा की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में बदल चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ उस आदमी की कही हुई बातें राजीव को सता रही थी। तभी अचानक ही तिशा ने राजीव का हाथ पकड़ लिया। राजीव ने जब तिशा को अपने करीब महसूस किया और उसकी आंखों में देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया। तिशा भी राजीव के गले लग चुकी थी। तिशा को गले लगाकर
राजीव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तिशा उसका कंफर्ट जोन बन चुकी थी। उसे तिशा से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। ये फील करते ही राजीव ने उस आदमी की कही बात को अपने दिमाग से निकाल देना ही सही समझा। थोड़ी देर तिशा के साथ रहने के बाद फाइनली राजीव वहां से निकल गया। देखते ही देखते शाम हो गई। ऑफिस में अच्छे से सोच लेने के बाद राजीव ने उस आदमी से एक बार मिलकर आने का फैसला किया। वो भी देखना चाहता था कि आखिर ये कौन था जो राजीव से इतना झूठ कह रहा था। ठीक 6 बजे राजीव स्काई ब्लू रेस्टोरेंट के अंदर घुस गया। ये रेस्टोरेंट किसी सुनसान जगह में नहीं था, बल्कि एक बड़े मॉल के ठीक बगल में था, जिसकी वजह से इस रेस्टोरेंट में भी काफी भीड़ थी। राजीव अंदर जाते ही सोचने लगा कि आखिर वो उस आदमी को कैसे पहचानेगा। राजीव अपनी नजरें इधर से उधर घुमाने लगा। तभी अचानक उसके पास एक वेटर आ गया। उस वेटर ने राजीव को इशारा करते हुए खिड़की के पास उसको एक सीट दिखाई, जहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था। राजीव उस सीट की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नजर उस आदमी पर थी जिसके पीछे से उसे पीठ नजर आ रही थी। राजीव को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी मुलाकात किससे होने वाली थी। वो उस आदमी को देखते हुए जाकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। राजीव की आंखों के आगे मोहन था। राजीव आज से पहले मोहन से कभी नहीं मिला था। मोहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम मोहन है। राजीव ने उसके हाथ की ओर देखा, लेकिन उससे हाथ नहीं मिलाया। मोहन उम्र में राजीव से बड़ा था। उसके सर से सफेद बाल चमक रहे थे और उसकी आंखों में थकान थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से वो अच्छे से सोया नहीं था। मोहन ने थोड़ा ऑकवर्डली अपना हाथ नीचे कर लिया। मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ। तुमने मुझे फोन क्यों किया और तुम हो कौन? तुम तिशा को कैसे जानते हो? ये सवाल सुनते ही मोहन ने मेज पर रखे पानी के गिलास को उठाया और उसमें से एक घूंट पानी पीने के बाद वो बोला, जैसा कि मैंने आपको फोन पर कहा था, 2 दिन पहले ही तिशा मेरे पास उस गन की तस्वीर लेकर आई थी जो गन आपने अपने घर पर छुपाई हुई है। असल में तिशा ये जानना चाहती थी कि वो गन किसकी है, और जब मैंने उस गन पर रिसर्च की तो मुझे पता चल गया कि वो गन आपकी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अपनी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड को मारने वाले भी आप ही हैं। राजीव अपनी जगह पर चुपचाप बैठा था। वो उस आदमी को बोलने का मौका दे रहा था, लेकिन उसकी बातों से इतना साफ था कि मोहन ने रिसर्च करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रही बात कि मैं कौन हूँ, तो मैं इसी छोटे से शहर का एक आम आदमी हूँ जिसकी नजरें बाकियों की तरह आप पर है। राजीव ने जैसे ही ये शब्द सुने, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। आप ये बात जानते हो या नहीं, लेकिन इस शहर का हर एक इंसान आपसे नफरत करता है और यहाँ देखना भी नहीं चाहता आपको। हर किसी की नजर आपके हर एक कदम पर है। शायद अभी मैं आपके साथ हूँ, ये बात कई लोग जानते होंगे। हर कोई जानता है कि आप कोई ना कोई गलत काम कर कर यहाँ तक पहुंचे। लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता, ना आपको और ना ही तिशा को। मैं सिर्फ आपके साथ काम करना चाहता हूँ। राजीव ने जब ये शब्द सुने, वो काफी चौंक गया। लेकिन क्यों? अभी तो तुमने कहा कि मैं गलत काम करता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं गलत काम नहीं करता, बल्कि मैं थक गया हूँ ये क्लर्क की ईमानदार जॉब करते करते। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना राइट हैंड बना लें और अपने साथ रख लें। मैं किसी काम में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बार बार उससे एक ही तरह के लोग टकराए जा रहे हैं। हर कोई उसके पैसे के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब राजीव ने तय कर लिया था कि वो ऐसा नहीं होने देगा। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो चुकी हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे ना तो तुम्हारी तिशा वाली बात पर विश्वास है और ना ही मुझे तुम्हारे साथ कोई भी काम करना है। ये कहकर राजीव अपनी जगह से खड़ा होने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, मोहन ने कहा, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। या तो आप मेरी ये शर्त मान लो, वरना बाहर खड़ी पुलिस को जाकर मैं सब सच बता दूंगा। प्रूफ की कमी नहीं है मेरे पास। ये कहते हुए मोहन ने अपने फोन में एक कॉल रिकॉर्डर चला दिया। आपने सारे सबूत निकाल लिए हैं ना मोहन जी? आपको पता चला कि वो गन किसकी है? राजीव के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वो क्या करे। राजीव के पसीने छूट रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर तिशा ऐसा कैसे कर सकती थी। मोहन ने राजीव के आगे तिशा और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चला दी थी। उस रिकॉर्डिंग में चल रही तिशा की आवाज राजीव के कानों में गूंज रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेने के लिए तैयार हूं। राजीव के पास अब और कोई चारा नहीं बचा था। वो मोहन को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। राजीव ने अपने हाथों को टेबल पर रख दिया था। मोहन ने एक शांति भरी सांस ली और कहा, मैं जानता था आप मेरी बात जरूर मान लेंगे। अब से आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए मोहन ने राजीव से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजीव उसके हर एक एक्शन पर नजर रखे हुए था। राजीव को मोहन पर शक था, लेकिन वो अभी कुछ बोलने नहीं वाला था। वो जानता था कि इस सिचुएशन को समझने के लिए टाइम देने की जरूरत थी। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए राजीव ने मोहन से हैंडशेक कर लिया। वहीं एक तरफ राजीव के आगे धीरे धीरे तिशा की सच्चाई खुलने लगी थी और दूसरी तरफ तिशा के अंदर एक अजीब सा बदलाव आ गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में राजीव के लिए बदलने लगी थी और उसके मन का गुस्सा अपने आप जैसे गायब हो गया था। वो राजीव के साथ घर को संभालना चाहती थी, इसलिए आज राजीव के बिना कहे ही तिशा बच्चों को लेने के लिए निकल गई थी। तिशा के वहां पहुंचते ही बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो गई। तिशा गेट के पास खड़ी होकर प्रिया और ऋषि का इंतजार करने लगी। तभी उसे प्रिया गेट की तरफ आती हुई नजर आई। तिशा ने अपना हाथ हिलाते हुए प्रिया को अपने पास बुला लिया। प्रिया ने तिशा को देखकर स्माइल किया और वो उसके पास आ गई। प्रिया के आने के बाद तिशा ने वापस बच्चों की भीड़ की तरफ देखा। ऋषि कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आता वो? आता तो मेरे साथ ही है, लेकिन आज उसकी क्लास पहले से ही खाली थी। मुझे लगा शायद जल्दी छुट्टी हो गई है। ये कहते हुए प्रिया आसपास देखने लगी। अक्सर ऋषि जिस जगह पर प्रिया का इंतजार करता था, आज वो वहां पर नहीं था। अब प्रिया को भी कोई अंदाजा नहीं था कि ऋषि आखिर था कहां। प्रिया की बात सुनकर तिशा थोड़ा टेंशन में आ गई। वो बच्चों की भीड़ में ऋषि को ढूंढने लगी, लेकिन देखते ही देखते भीड़ भी कम हो गई और ऋषि का कहीं कोई पता नहीं चला। अब प्रिया और तिशा दोनों की ही टेंशन बढ़ती जा रही थी। भैया, आपने एक छोटे से बच्चे को देखा है? वो ऐसा दिखता है। तिशा ने अपने फोन से ऋषि की फोटो निकाल के स्कूल के गेटकीपर को दिखाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि की फोटो देखकर वो बोला, नहीं मैडम, इतने बच्चों को आते जाते देखता हूँ, मुझे याद नहीं है अगर मैंने देखा भी है तो। तिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रिया भी आसपास स्कूल में पता करने की कोशिश कर रही थी। काफी देर बाहर देखने के बाद प्रिया और तिशा स्कूल के अंदर चले गए। तिशा ने प्रिंसिपल से जाकर इस बारे में बात की, लेकिन अभी भी ऋषि का कोई आता पता नहीं था। ऋषि की टीचर के हिसाब से आज ऋषि टाइम पर स्कूल की छुट्टी होने पर क्लास से बाकी बच्चों के साथ चला गया था। अगर ऐसा है तो वो है कहाँ? बोलिए। प्रिया तिशा को संभालने की कोशिश कर रही थी। स्कूल के स्टाफ को डांटने के बाद तिशा प्रिंसिपल के कैबिन से बाहर आ गई। उसने तुरंत राजीव को फोन लगा दिया। राजीव इस समय मोहन के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था। तिशा का कॉल देखते ही उसने मोहन को शांत हो जाने को कहा और कॉल उठाकर फोन कान में लगा लिया। हाँ बोलो तिशा। राजीव तुम जल्दी से स्कूल आ जाओ। ऋषि कहीं नहीं मिल रहा है। राजीव ये शब्द सुनते ही दंग रह गया। वो तुरंत अपनी जगह से उठ गया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं अभी आता हूं, तुम वहीं रहो। ये कहते हुए
राजीव ने फोन काट दिया और रेस्टोरेंट से निकल गया। स्कूल के गेट के बाहर तिशा और प्रिया राजीव को कार के सामने खड़े हुए मिले। तिशा अभी भी आसपास ऋषि को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऋषि कहाँ था। राजीव के आने के बाद वो तीनों मिलकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऋषि कहाँ गायब हो गया था। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद तिशा और राजीव प्रिया के आगे खड़े होकर पुलिस से झगड़ने लगे। पुलिस स्टेशन में राजीव को देखकर लोग बड़े ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पुराना कोई कैदी वापस आ गया हो। राजीव उन लोगों की नजरें अच्छे से पढ़ सकता था। उन सबको देखकर राजीव को मोहन की कही बात याद आने लगी। मोहन ने आज ही राजीव को बताया था कि इस शहर का हर एक इंसान राजीव पर अपनी नजर लगाए बैठा था। उसके हर एक कदम पर सबकी नजरें थीं। आपका मतलब क्या है कि अभी वेट करें? हम ना जाने कितने घंटे से उसके स्कूल के आसपास देख आए हैं। अब तक बच्चे का कोई अता पता नहीं है। मैं और इंतजार नहीं करने वाली। तिशा का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। प्रिया ने राजीव का हाथ पकड़ा हुआ था। तिशा को गुस्से में देखकर पुलिस वाला राजीव को देखने लगा। उसने ऊपर से नीचे तिशा को देखा और वो बोला, मैडम देखिए, आराम से बात कीजिए। ये थाना है, आपका कोई मच्छी बाजार नहीं है। यहाँ इंतजार करना पड़ता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने ये कहते हुए अपनी नजर वापस टेबल पर रखे कागज की ओर घुमा ली और वो उसमें कुछ लिखने लगा। क्योंकि ये केस राजीव से जुड़ा था, पुलिस भी उसे फाइल करने के लिए तैयार नहीं थी। सबके चेहरे के एक्सप्रेशन राजीव को जैसे खाने को दौड़ रहे थे। कुछ लोग जो पीछे खड़े थे वो हंस रहे थे। तभी राजीव ने आगे आकर पुलिस की टेबल पर अपना हाथ जोर से मार दिया और वो चिल्लाते हुए बोला, बहुत हुआ, क्यों नहीं कर रहे हो तुम कुछ? मेरा बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है। और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो कितने? 50,000, 1 लाख, 2 लाख? राजीव भी अब गुस्से में आ गया था, लेकिन पुलिस वाले उसकी ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस वाला राजीव के इस बिहेवियर से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और जोर से राजीव को सुनाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी? किस तरह से बात कर रहा है तू? तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ घूस खाने के लिए बैठा हूँ? अब तेरे बच्चे को ढूंढना तो क्या, कंप्लेन तक नहीं लिखूंगा मैं। ये कहकर अपने सामने रखी फाइल को पुलिस वाले ने बंद कर दिया। बाकी के कांस्टेबल भी राजीव की हालत पर हंसने लगे थे। तिशा राजीव की जगह पर आगे आई और सबकी ओर देखते हुए बोली, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। आप सबको लगता है कि राजीव अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मैं आपकी इस सोच को बदल कर रहूंगी। राजीव एक अच्छा इंसान है, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ और आप लोगों को भी जल्द ये बात समझ में आ जाएगी। चलो राजीव यहाँ से, मैं यहाँ एक पल और नहीं रुकना चाहती। तिशा ने गुस्से में ये कहकर राजीव का हाथ पकड़ा और प्रिया को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। राजीव तिशा को हैरानी से देख रहा था। राजीव के मन में मोहन की कही बात चल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ अभी अभी तिशा ने उसके लिए जो किया था वो देखकर राजीव सही और गलत के बीच में फैसला नहीं कर पा रहा था। घर लौटने के बाद तिशा और राजीव ने प्रिया को किसी तरह कमरे में जाकर सुला दिया। राजीव जब प्रिया के कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि तिशा अपने हाथ में एक ड्रिंक लेकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में अपना मोबाइल था और वो स्क्रीन पर कुछ देख रही थी। विस्की का एक और सिप पीने के बाद तिशा ने ग्लास को टेबल पर रख दिया। राजीव तिशा के पास आया और उसके बगल में आकर बैठ गया। राजीव का सर जोरों से दर्द कर रहा था। चीजें जिस तरह से अपना रुख बदल रही थीं, राजीव को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तिशा ने कुछ सोचते हुए अपना फोन बंद किया और राजीव से कहा, राजीव, चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है कुछ लोगों से। वो लोग ऋषि को इस समय ढूंढ रहे हैं। ऋषि जहां भी है वो जरूर मिल जाएगा। तिशा ने ये कहते हुए राजीव के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। राजीव ने भी ऊपर देखा और कहा, हाँ, मैंने भी बात की है कुछ लोगों से, वो भी देख रहे हैं।
पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से कहाँ चला गया है ऋषि। राजीव आगे कुछ कहता उससे पहले ही तिशा ने उसे गले से लगा लिया। इस बीच अचानक से राजीव को याद आया कि कैसे तिशा ने पुलिस स्टेशन में उसकी साइड ली थी। उसके बारे में सोचते ही राजीव तिशा की आंखों में देखने लगा। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो ना। राजीव के मन में इस समय मोहन के दिखाए सबूत घूम रहे थे, लेकिन उसने तिशा से उनके बारे में तुरंत पूछना सही नहीं समझा। तिशा के भी मन में चीजें थीं जो वो राजीव को नहीं बता सकती थी। तिशा ने भी इस समय चुप रहना सही समझा। तुम अचानक से इतना कैसे बदल गई? कुछ दिन में ऐसा क्या हो गया तिशा कि तुम आज मेरे लिए पुलिस से भी लड़ ली?